हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर संदीप अरोड़ा और आज हम पेडागोजी के एक महत्वपूर्ण टॉपिक पंचपदीय उपागम की बात करेंगे। तो पंचपदीय उपागम जैसा कि इसके नाम से ही स्पष्ट है, इसमें 5 पद होते हैं, 5 सोपान होते हैं। अब इसके प्रतिपादक देने वाले कौन थे? तो ये थे जर्मन दार्शनिक थे जॉन फ्रेडरिक हर्बर्ट। जॉन फ्रेडरिक हर्बर्ट जो जर्मन दार्शनिक थे, उन्होंने सर्वप्रथम कक्षागत शिक्षण के लिए, क्लासरूम टीचिंग के लिए 4 सैद्धांतिक नियम प्रतिपादित किए। ये 4 सैद्धांतिक नियम थे: स्पष्टता, संबद्धता, व्यवस्था और विधि। क्या क्या नियम थे? स्पष्टता, संबद्धता, व्यवस्था और विधि। एक्चुअली सर्वप्रथम जो पाठ योजना का विचार मन में आया था, वो जर्मन एक साइकोलॉजी का स्कूल है गेस्टाल्ट, जिसको हम समग्रवाद कहते हैं। तो पाठ योजना का विचार सर्वप्रथम उनके मस्तिष्क में आया था। उसके बाद कक्षागत शिक्षण के लिए सैद्धांतिक आधार जर्मन दार्शनिक जॉन फ्रेडरिक हर्बर्ट ने प्रस्तुत किए। शिक्षा मनोविज्ञान में 2 हर्बर्ट पढ़ते हैं, एक तो है हर्बर्ट स्पेंसर और एक है जॉन फ्रेडरिक हर्बर्ट। जो हर्बर्ट स्पेंसर हैं वो इन्हीं के शिष्य थे, जॉन फ्रेडरिक हर्बर्ट के। तो जो हर्बर्टीय पंचपदीय उपागम है, जो पाठ योजना का पंचपदीय उपागम है, वो जॉन फ्रेडरिक हर्बर्ट यानी J.F. हर्बर्ट द्वारा दिया गया है। तो पंचपदीय उपागम पाठ योजना का किसके द्वारा दिया गया है? ये दिया गया है J.F. हर्बर्ट, जिसको हम बोलते हैं जॉन फ्रेडरिक हर्बर्ट द्वारा दिया गया है। इन्होंने सर्वप्रथम 4 नियम प्रतिपादित किए थे, जो मैंने आपको बताया था: स्पष्टता, संबद्धता, व्यवस्था और विधि। और ये चारों नियम जो थे हर्बर्ट की कुछ धारणाओं पर आधारित थे, J.F. हर्बर्ट की धारणाओं पर आधारित थे। सर्वप्रथम तो J.F. हर्बर्ट ये मानते थे कि जो भारी ज्ञान है उसका संचयन छात्र कर सकते हैं, यानी बाहर से दिए जाने वाले ज्ञान को, नॉलेज को छात्र कलेक्ट कर सकते हैं। एक ये इनकी जो हर्बर्ट की पंचपदीय उपागमता या पंचपदीय प्रणाली थी, ये स्मृति स्तर पर आधारित थी। किस स्तर पर आधारित थी? स्मृति स्तर पर। जो कक्षागत शिक्षण होता है, क्लासरूम टीचिंग होती है, वो 3 स्तर पर होती है, यानी शिक्षण के 3 स्तर होते हैं। एक तो होता है सबसे पहले स्मृति स्तर, जिसको हम बोलते हैं मेमोरी लेवल। दूसरा होता है अवबोध स्तर, जिसको हम बोलते हैं अंडरस्टैंडिंग लेवल। और तीसरा होता है रिफ्लेक्टिव लेवल, जिसको हम बोलते हैं चिंतन स्तर। तो इस प्रकार से शिक्षण के 3 स्तर होते हैं। सबसे पहले होता है स्मृति स्तर, दूसरा होता है अवबोध स्तर और तीसरा होता है चिंतन स्तर। स्मृति स्तर को हम कहते हैं मेमोरी लेवल, अवबोध स्तर को कहते हैं हम अंडरस्टैंडिंग लेवल और चिंतन स्तर को कहते हैं हम रिफ्लेक्टिव लेवल। जो स्मृति स्तर होता है या जो मेमोरी लेवल होता है, तो सबसे पहले कौन सा होता है? सबसे पहला होता है मेमोरी लेवल। और मेमोरी लेवल दिया किसने था? मेमोरी लेवल इन्होंने ही दिया था, J.F. हर्बर्ट ने। दूसरा होता है हमारा अंडरस्टैंडिंग लेवल, जिसको हम बोलते हैं हिंदी में अवबोध स्तर। ये किसने दिया था? अंडरस्टैंडिंग लेवल ये दिया था मोरिसन ने। किसने दिया है? मोरिसन। तो शिक्षण का तीसरा स्तर आता है चिंतन स्तर, जिसको बोलते हैं रिफ्लेक्टिव लेवल। रिफ्लेक्टिव लेवल। और ये किसने दिया था? ये दिया था हंट ने। तो इस तरह से शिक्षण के 3 स्तर होते हैं। कितने होते हैं शिक्षण के स्तर? 3 टीचिंग के। ये होते हैं 3 स्तर। शिक्षण के 3 स्तर होते हैं। पहला होता है मेमोरी लेवल, जिसको बोलते हैं स्मृति स्तर। ये हर्बर्ट ने दिया, जॉन फ्रेडरिक हर्बर्ट ने। उसके बाद आता है अंडरस्टैंडिंग लेवल, वो दिया मॉरिसन ने। अवबोध स्तर। तीसरे नंबर पर आता है चिंतन स्तर यानी रिफ्लेक्टिव लेवल, ये दिया हंट ने। तो शिक्षण के 3 स्तर होते हैं और इनके बारे में भी पूछ लिया जाता है। तो जो हर्बर्ट की पंचपदीय उपागम था, ये स्मृति स्तर यानी मेमोरी लेवल पर आधारित था। दूसरा, हर्बर्ट ये कहते थे, J.F. हर्बर्ट, कि जो भी नवीन ज्ञान दिया जाए वो पूर्ण ज्ञान से जोड़कर दिया जाए। और अगर हम मनोविज्ञान का ऐसा कोई सिद्धांत जो शिक्षा जगत में सर्वाधिक महत्वपूर्ण माना जाता है, तो वो यही है
कि जब भी कोई नवीन ज्ञान दिया जाए वो पूर्व ज्ञान से जोड़कर दिया जाए। एक ये हर्बर्ट की जो पंचपदोपागम थी या जो उनकी धारणा थी वो विषय वस्तु केंद्रित थी, कंटेंट के प्रेजेंटेशन प्रस्तुतिकरण पर बल देते थे। तो हर्बर्ट ने अपनी पंचपदोपागम में 4 नियम बनाए, स्पष्टता, संबद्धता, व्यवस्था और विधि। और ये 4 नियम किस तरह से जाकर 5 पदों में परिवर्तित हुए तो उसको हम यहाँ समझेंगे। फिर क्या हुआ, हर्बर्ट के जो शिष्य थे, हर्बर्ट से मतलब जॉन फ्रेडरिक हर्बर्ट, इनके जो शिष्य थे जीलर, उन्होंने क्या किया, उन्होंने स्पष्टता को 2 भागों में बांटा, एक तो प्रस्तावना और दूसरा प्रस्तुतिकरण। मैंने क्या बताया कि जो हर्बर्ट थे उन्होंने, उनके शिष्य जीलर ने स्पष्टता, जो हर्बर्ट का पहला नियम था, उसको 2 भागों में बांटा, प्रस्तावना और प्रस्तुतिकरण। और इन्हीं के एक वो शिष्य थे हर्बर्ट के, राइन, राइन या रेन भी बोल देते हैं। इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक और इसके साथ जोड़ दिया, उद्देश्य कथन। राइन ने उद्देश्य कथन और जोड़ दिया। और फिर इन्होंने, इनके शिष्यों ने, जिनमें हर्बर्ट स्पेंसर भी शामिल थे, उन्होंने क्या किया, इनके नाम परिवर्तित कर दिया, संबद्धता का तुलना कर दिया, व्यवस्था का सामान्यकरण कर दिया और विधि का प्रयोग कर दिया। देखो मैंने क्या बात बताई, मैंने बताया आपको कि जे एफ हर्बर्ट ने अपनी पंचपदोपागम के लिए पहले 4 नियम प्रतिपादित किए थे कक्षागत के शिक्षण के लिए, सैद्धांतिक नियम। पहला था स्पष्टता, दूसरा था संबद्धता, तीसरा व्यवस्था और चौथा विधि। और फिर क्या हुआ कि जो इनके शिष्य थे जीलर, हर्बर्ट के जो शिष्य जीलर थे, उन्होंने स्पष्टता को 2 भागों में बांट दिया, एक प्रस्तावना और एक प्रस्तुतिकरण। हर्बर्ट के एक और अन्य शिष्य थे राइन, राइन ने उद्देश्य कथन और जोड़ दिया। फिर इनके अन्य शिष्यों ने इनके नाम परिवर्तित किए, संबद्धता को तुलना कर दिया, व्यवस्था को सामान्यकरण कर दिया, विधि को प्रयोग कर दिया। इस प्रकार से फिर इनकी पंचपदीय उपागम आया, 5 स्टेप अप्रोच आई। इस 5 स्टेप अप्रोच में पहले पे थी प्रस्तावना और उद्देश्य कथन, जिसको हम खाली प्रस्तावना बोल देते हैं। दूसरे पे था प्रस्तुतिकरण, तीसरे पे था साहचर्य या तुलना, और चौथे पे था सामान्यकरण, और पांचवे पे था प्रयोग या अनुप्रयोग। तो इस प्रकार से हर्बर्ट की पंचपदोपागम में 5 पद थे। पहला था प्रस्तावना या उद्देश्य कथन, दूसरा था प्रस्तुतिकरण, तीसरा था साहचर्य तुलना, चौथा था सामान्यकरण और पांचवा था अनुप्रयोग। अब जो पहला प्रस्तावना पद था वो प्रथम पद था, सबसे महत्वपूर्ण पद था। और इस पद का आधार यह था प्रस्तावना का कि पूर्व ज्ञान से जोड़कर नवीन ज्ञान प्रदान किया जाए और छात्र को नवीन ज्ञान प्रदान करने के लिए प्रेरित किया गया। यानी छात्रों को सीखने के लिए प्रेरित करना पहले पद में आता था प्रस्तावना में। जब एक अध्यापक अपने कक्षागत शिक्षण के लिए अपने कक्ष में जाता है तो सर्वप्रथम वो छात्रों को सीखने के लिए प्रेरित करता है और इसके लिए वो छात्रों के पूर्व ज्ञान पर आधारित कुछ प्रश्न पूछता है। ये प्रश्न क्रमबद्ध होते हैं, स्पष्ट होते हैं और सरल संरचना वाले होते हैं। इन प्रश्नों का उद्देश्य, या कोई कहानी सुना देता है, इसका उद्देश्य यही होता है कि छात्रों को सीखने के लिए प्रेरित किया जाए। और ये प्रस्तावनात्मक जो प्रश्न होते हैं ये छात्र के पूर्व ज्ञान पर आधारित होते हैं और क्रमबद्ध होते हैं। मान लीजिए कोई अध्यापक सामाजिक विज्ञान का शिक्षण कर रहा है, तो सामाजिक विज्ञान का शिक्षण कर रहा है, उसको महात्मा गांधी के भारत छोड़ो आंदोलन के विषय में पढ़ाना है, तो वो यहाँ पर इस प्रकार के प्रश्न पूछेगा बच्चों से कि हम कब आजाद हुए, तो बच्चे कहेंगे 15 अगस्त 1947 को। 15 अगस्त 1947 से पूर्व भारत पर किसका शासन था, तो उत्तर आएगा अंग्रेजों का। अंग्रेजों को भारत से बाहर भगाने के लिए हमने क्या किया, तो उत्तर आएगा आंदोलन चलाए। तो अब अगला आएगा कि भारत छोड़ो आंदोलन कब चलाया गया। तो ये जो लास्ट का प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन कब चलाया गया, ये प्रस्तावनात्मक प्रश्न होगा, जिसपे ऐसा माना जाएगा कि छात्र निरुत्तर हो जाएगा या उसको इसका आंसर नहीं पता होगा। उसके बाद अध्यापक उद्देश्य कथन करेगा, तो ठीक है विद्यार्थियों, आज हम भारत छोड़ो आंदोलन के विषय में अध्ययन करेंगे। तो ये जो पद है ये प्रस्तावनात्मक प्रस्तावना और उद्देश्य कथन इसमें इंक्लूड हो गए। ये पहला पद हो गया हर्बर्ट की पंचपदीय प्रणाली का महत्वपूर्ण पद हो गया। और साथ साथ इसमें क्या हुआ, छात्रों को सीखने के लिए प्रेरित किया गया। अब दूसरा आता है, इसके बाद आता है प्रस्तुतिकरण, प्रेजेंटेशन। प्रस्तुतिकरण पाठ योजना का
सबसे महत्वपूर्ण पद होता है और सर्वाधिक विस्तृत पद होता है। इसमें अध्यापक जो उसकी विषय वस्तु होती है, जो कंटेंट होती है, पढ़ाई जाने वाली विषय वस्तु या कंटेंट को छोटे छोटे टर्नों में प्रस्तुत करता है, तो इसलिए इसको प्रस्तुतिकरण कहते हैं। उसके बाद अगला आता है साहचर्य या तुलना। साहचर्य या तुलना, इसमें जो छात्र ने ज्ञान सीखा और जो पहला का उसका संचित ज्ञान था, यानी पूर्व ज्ञान और वर्तमान ज्ञान की वो तुलना करता है। उसके बाद आता है सामान्यकरण या नियमीकरण। इसमें जनरलाइजेशन कर लेता है छात्र अपने संचित ज्ञान का, जो अर्जित उसने ज्ञान किया। और लास्ट में आता है अनुप्रयोग, कि जो ज्ञान उसने सीखा उसका दैनिक जीवन में अनुप्रयोग कैसे किया जा सकता है। तो इस प्रकार से जो हर्बर्टीय पंचपदीय उपागम थे उसके 5 पद थे। पहला था प्रस्तावना, दूसरा था प्रस्तुतिकरण, तीसरा था साहचर्य और तुलना, चौथा था सामान्यकरण और 5वां था अनुप्रयोग। ये जो 5 पद थे ये हर्बर्ट यानी J.F. हर्बर्ट जो जर्मन दार्शनिक थे उनके द्वारा दिए गए थे। हालांकि उन्होंने 4 नियम दिए थे, स्पष्टता, संबद्धता, व्यवस्था और विधि। कालांतर में ये 5 पदों में विभाजित हो गए थे। स्पष्टता को जिलर ने प्रस्तावना और प्रस्तुतिकरण 2 पदों में तोड़ा था, और इसमें प्रस्तावना में उद्देश्य कथन उनके ही हर्बर्ट के शिष्य राइन ने जोड़ दिया था, और संबद्धता को तुलना कहा गया, व्यवस्था को सामान्यकरण और विधि को प्रयोग। और इस प्रकार से 5 पद निकल कर आए, प्रस्तावना, प्रस्तुतिकरण, साहचर्य, तुलना, सामान्यकरण और अनुप्रयोग। इसी में हमने देखा कि जो हर्बर्ट की पंचपदीय उपागम थी वो स्मृति स्तर पर आधारित थी, और सीखने के 3 स्तर मैंने आपको बताए। पहला था मेमोरी लेवल जिसको हम स्मृति स्तर बोलते हैं, दूसरा था अंडरस्टैंडिंग लेवल जिसको हम अवबोध स्तर बोलते हैं, और तीसरा था रिफ्लेक्टिव लेवल जिसको हम चिंतन स्तर बोलते हैं। और मैं स्मृति स्तर हर्बर्ट ने दिया, अवबोध स्तर मॉरिसन ने दिया, और चिंतन स्तर हंट ने दिया। तो इस प्रकार सीखने के 3 स्तर होते हैं। हर्बर्ट की पंचपदीय प्रणाली में 5 पद होते हैं। हर्बर्ट यानी जॉन फ्रेडरिक हर्बर्ट एक जर्मन दार्शनिक थे, और जो हर्बर्ट की पंचपदीय उपागम प्रणाली है ये सबसे पहले इन्होंने शिक्षण के लिए, पाठ्य योजना शिक्षण के लिए सैद्धांतिक नियम प्रतिपादित किए थे। हालांकि पाठ्य योजना का जो विचार आया था वो जर्मन एक साइकोलॉजी का स्कूल था गेस्टाल्ट समग्रवाद, उसके आधार पर आया था। और ये इन्हीं छोटे छोटे लाइनों पर तो बहुत एमसीक्यू बनते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न बनते हैं। एक जानकारी हो कि जैसे सीटेट और यूपीटेट की परीक्षा अभी कुछ ही महीनों में प्रस्तावित है, तो सीटेट और यूपीटेट दोनों के लिए पेडागोजी एक महत्वपूर्ण विषय है, क्योंकि 30 प्रश्न तो आते ही हैं। इसके अलावा जो आपका टीचिंग सब्जेक्ट होता है, मान लीजिए सामाजिक विज्ञान है या हिंदी है, उसमें भी पेडागोजी के प्रश्न पूछे जाते हैं। और खासतौर से सीटेट और यूपीटेट दोनों में पेडागोजी के खूब प्रश्न पूछे जाते हैं। और सीटेट में तो बहुत सारे अधिगम सिद्धांत, संज्ञानात्मक सिद्धांत और बुद्धि के सिद्धांत महत्वपूर्ण हैं। जीन पियाजे सीटेट के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। उसके अलावा वाइगोस्की का सिद्धांत महत्वपूर्ण है। साथ साथ एनसीएफ 2005 और जो एनईपी 2020 ये भी महत्वपूर्ण है। और बुद्धि के सिद्धांत महत्वपूर्ण है। उसमें गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत सीटेट में हमेशा 1-2 क्वेश्चन उसमें से पूछे जाते हैं, डीपली पूछे जाते हैं। जीन पियाजे के सिद्धांत में से, गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत में से और कोलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत में से भी बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं। धन्यवाद।